अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल सवाल एक कहा था किया होगा। चले मसले करना हूँ डिस्कस। मसले भी बहुत सारे होंगे। बस लाइट बंद करिए। सितंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आपने सवाल किया होगा, कोशिश की है। इसको मैं इस चैप्टर का सवाल इस वजह से कह रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर रिक्वायरमेंट है कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल से भी और एब्जॉर्प्शन से भी, और रिकंसाइल करना है प्रॉफिट। अच्छा, वो उस सेक्शन में बच्चे ने पूछा था तो मैंने कहा जहां भी किसी को मसला हो, रिकंसाइल करने के दो मेथड कौन से पढ़े? नहीं, रिकंसाइल करने के मेथड रिकंसाइल करने के दो मेथड नहीं है, प्रॉफिट दो मेथड। तो वो हो सकता है किसी को क्लास में था बच्चा कि जी रिकंसिलिएशन के तो दो मेथड नहीं है, एक ही मेथड पढ़ा। तो ये रिकंसिलिएशन का एक ही है, जो प्रॉफिट दो मेथड से निकला उसको रिकंसाइल करना है। तो इस रिक्वायरमेंट की वजह से ये इस चैप्टर का सवाल है। लेकिन बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो अब ये बजट स्टाइल में हो गया। एक तो इसमें वही 3 वर्किंग्स, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और यूनिट्स की मूवमेंट और अंडर ओवर अप्लाइड। अंडर ओवर अप्लाइड की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि हम बजट बना रहे हैं और नॉर्मल प्रोडक्शन तो कहीं नहीं है, तो इसलिए अंडर ओवर अप्लाइड नहीं निकला। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट समझाता हूँ। जहाँ तक बात है पिछले साल यानी 2010 की, जो कि आपको यहाँ गिवन है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन 2010 की, ये है बजट 11 का बना रहे हैं। ये 10 का डाटा है, ये 11 की प्रोजेक्शन है। अच्छा, सैटरडे को कॉस्ट की एक्स्ट्रा होती है आज क्या? क्यों आज क्यों रहने दें? आज क्या है? आज रूम तो बनी है। अच्छा, फिर भी ना वो पहले कंफर्म कर लीजिएगा। मैं आपको तकरीबन कोई
एक डेढ़ बजे तक कंफर्म कर दूंगा कि है कि नहीं, ग्रुप में मैसेज करूंगा। तो जिसने जाना है चले जाना, ड्यूटी पे तो ही जाना है। ये 2010 का डाटा है और बजट 11 का बनने लगा है। तो हमें प्रोडक्ट कॉस्ट, अच्छा इस सवाल में कहीं आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट खुद बताई नहीं है, इसलिए हमें 11 की इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड्स भी लिखनी है तो 10 की पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, जो कल वाले सवाल में बताया था। 10 की पर यूनिट कॉस्ट ये जहां से पता चल रही है, एक यूनिट बनाने के लिए 5 किलो लगते हैं, 60 रुपए किलो वाला, तो 5 × 60, 60 पर किलो से प्रोडक्ट की पर यूनिट तक पहुंचना है, तो इंटू 5 किलो। एक यूनिट बनाने के लिए पर यूनिट 4 घंटे लगते हैं 75 पर आवर वाले, तो 4 × 75। एक यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 15 रुपए लगते हैं पर मशीन आर, मशीन आर ये है 3 × 15। फिक्स्ड के लिए हमें ये OAR निकालना पड़ेगा, तो फिक्स्ड का OAR ये, लेकिन ये तो 2010 की एक्चुअल है, हमें तो 2010 का बजटेड चाहिए, तो बस फिर ये बजटेड ही होगा। 6 मिलियन डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, ये फिक्स OAR आ गया। हाँ जी मैं वो बताता हूँ भी आपकी 2011 में बताता हूँ, बल्कि चलो भी बता देता हूँ। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, किधर लिखी हुई है, पॉइंट 6 में कि फिक्स्ड ओवरहेड्स मशीन आर से लिंक्ड है, यानी फिक्स्ड OAR पर मशीन आर होता है। ठीक है चलो मशीन आर होता है तो OAR पर मशीन आर निकाल लेते हैं। बजटेड प्रोडक्शन कितनी, वैसे तो एक्चुअल है लेकिन 2010 यही होगी फिर, और ये तो यूनिट्स हैं, बजटेड आवर्स कैसे निकालें, 18,000 इंटू बजटेड आवर्स से क्या मुराद है कि जितनी प्रोडक्शन करनी थी उसके लिए कितने घंटे सोचें, तो आवर्स कितने, 18 × 3 कितने बने, ये जो 111.11 है ये यहां लिख दूं, नहीं वो तो पर आर है, तो यहां पर क्या लिखना है पर यूनिट, तो उसको पर यूनिट कैसे बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी हमने जब लिखना ही यहां पर OAR पर यूनिट है तो निकालिए OAR पर यूनिट लेते हैं, इसलिए यूनिट से ही डिवाइड कर दिया। अगर ऐसे करना है ठीक है कर लिया, उसके बाद फिर ये करें, और ये है फिक्स्ड OAR पर यूनिट, तो मैंने डायरेक्टली ही यूनिट से डिवाइड करके फिक्स्ड OAR पर यूनिट निकाल लिया। ये हो गई 2010 की पर यूनिट कॉस्ट, ये मार्जिनल के लिए, ये एब्जॉर्प्शन के लिए। 2010 की पर यूनिट कॉस्ट में कोई एतराज परेशानी है तो बोले। 2011 की पर यूनिट कॉस्ट, ये बात कल मैंने समझाई थी कि ये चीजें चूंकि पर यूनिट हैं तो ये ओरिजिनली भी पर यूनिट ही होती हैं, इनको अगर चेंज करके अगले पिछले साल की फिगर बना सकते हैं, तो इसी में चेंज करके ये फिगर्स बना ली। लेकिन फिक्स्ड के लिए क्या करें, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकालें, उनके ऊपर पर यूनिट बनाएं, इसको चेंज करके यहां तक नहीं पहुंच सकते। कल ये मैंने बात समझाई थी कि इनको पर यूनिट चेंज करके हम यहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहां से डायरेक्ट नहीं है रास्ता, वो टोटल के रास्ते से ही है। ये बताता हूं एक एक करके। पहले वेरिएबल ओवरहेड्स बताता हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए ये 2010 का डाटा है। अब प्रोजेक्शंस क्या हैं, सेल्स इतने की बेचेंगे, इतने यूनिट्स होंगे, यूनिट सोल्ड, सेल प्राइस, मटेरियल। 0.5 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%। तो जो पहले 45 था अब अगले साल इतना होगा। लेबर पे आते हैं। मैनेजमेंट ने लेबर के साथ एक नया एग्रीमेंट किया है जिसमें ये कहा है कि वेजेस हम 10% बढ़ा देंगे, यानी जो वेज रेट है 75, ये 10% बढ़ जाएगा। (2011) लेबर समझा रहा हूं।
10 में कितनी थी? 4 घंटे इंटू 75। 11 में वेज रेट तो हो जाएगा 75, 82.5। लेकिन हमने उनको कुछ और मेजर्स प्लान करके दिए हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। एक तो उनके लिए एक ट्रेनिंग कंसल्टेंट रखेंगे जिसको साल का 3 लाख रुपए देंगे, फिक्स्ड है 3 लाख साल का, ये फिक्स्ड है। इससे होगा क्या कि वर्कर्स बेहतर काम करने लग जाएंगे और उनका टाइम 15% कम हो जाएगा। यानी जो पहले वो टाइम लगाते थे 4 घंटे, तो अब उनके 4 घंटे की बजाय 8 कितने 3.4 लगेंगे। यहां तक तो मैं कल वाली क्लास में आपको बता चुका हूं। कल जो सवाल किए थे ये 2 काम तो कल तक कर चुके हैं। ये बुलेट पॉइंट 1 बताता हूं। साथ हमने वर्कर्स को ये भी कहा कि आप जब अच्छा काम करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो हमारी कॉस्ट बचेगी, तो जितनी हमारी कॉस्ट बचेगी उसका 30% हम आपको इनाम दे देंगे। अच्छा, ये जो इनाम दे रहे हैं ये जो टाइम बचा के दे रहे हैं ना, ये उसकी वजह से। ये जो टाइम बचा के देंगे 15%, वो जो 15% टाइम बच रहा है उस पे इनाम दे रहे हैं हम 30% ऑफ सेविंग इन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में सेविंग्स क्यों होंगी? क्योंकि टाइम बचेगा। अब जब टाइम बचने से कॉस्ट कम होगी उस पे इनाम 30% है। ये महंगाई तो नहीं केस होगी या नहीं? या महंगाई हो ना हो, महंगाई तो होगी। जो टाइम कितना टाइम बचा के दे रहे हैं? किसका 15%? बल्कि मैं इसको टोटल से बताता हूँ। 4 घंटे 82.5 पे, यानी रेट तो बढ़ेगा। क्या कर रहे हैं यार? अगर टाइम ना बचता तो हमें 1 यूनिट इतने रुपए का कॉस्ट करता 330। लेकिन अब जब टाइम कम हो जाएगा तो हमें 1 यूनिट कॉस्ट करेगा 280.5। अगर टाइम ना बचाए, टाइम उतना ही लगाए जितना पहले लगाता था, तो हमें 1 यूनिट बनाना इतना कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर वो टाइम बचा दे तो फिर हमें 1 यूनिट बनाना इतना कॉस्ट करेगा। हमारी कितनी बचत हो जाएगी? 49.5। ये हमारी बचत होगी, ये हमारी बचत होगी। इस पे 30% जो बनेगा ये हम उस वर्कर को देंगे। इसका 30% कितना? 14.85। ये बोनस है जो हम उसको पर यूनिट दिया करेंगे। तो अब अगर हम लेबर कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो एक तो 280.5 है प्लस 14.85 है। अब हमें ये लेबर इतने कॉस्ट किया करेगा 295.3। देखिए, रेट तो हमने महंगा किया ही किया है, वो तो अगले साल में महंगाई है। मसला ये चल रहा था कि उनको हम अच्छा काम सिखाएंगे तो हमें वो काम जल्दी कर देंगे, लेकिन अगर जल्दी कर देंगे तो उन बेचारों की तो ओवरऑल कमाई ना कम हो जाए। तो उनको करने के लिए हम उनको बोनस भी दिया करेंगे। तो अब हमें 1 यूनिट बनवाना इतने रुपए कॉस्ट करेगा जी। तो इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं। ये वही 280.5 के ये 82.5 और ये 3.4, इतना खर्चा पड़ेगा। और बोनस ये मैंने कैलकुलेट डायरेक्टली ब्रैकेट में कर लिया। ये ब्लर लग रहा है मुझे कि पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है।
ये मैंने जो ये कैलकुलेट किया हुआ है ना, ये मैंने डायरेक्टली एक ब्रैकेट में ही कैलकुलेट कर लिया, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ। मैंने असल में ये करके ना ये डायरेक्टली ये चीज़ निकाली थी। मैंने ये 280 लिया, ये 280 बचत है यानी रिड्यूस टाइम है, ये 85 है तो मैंने 15 निकाला है, तो 85 से डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 280 है ना ये 0.85 है, मैंने डायरेक्टली बचत निकालनी हो अगर से तो उसको मैंने 85 से डिवाइड किया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये नहीं समझ आया होगा मोस्टली, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके बताया कि अगर ये बचत वाला मामला ना होता तो हम 1 यूनिट इतने में बनाते, लेकिन उनका काम इंप्रूव होने की वजह से इतने में बनाएंगे। तो ये जो हमारी बचत होगी उसका 30% हम उसको इनाम देंगे, तो ये बोनस है जो उसको देंगे। तो अब हमें 1 यूनिट बनाना ये तो कॉस्ट करेगा ही करेगा, ये भी कॉस्ट करेगा। इस तरह से बना है 295.35। उस वो बेटा लाइट ऑन करना, वो वर्किंग भी दिखा दें ताकि जिसे नोट करनी हो वो वर्किंग नोट कर ले, वो जो मैंने बोर्ड पे की है। ठीक है, अच्छा वेरिएंस चैप्टर के ना बहुत सारे फार्मूले हैं, मैंने कहा था, तो उनको मैं बोर्ड पे लिखने का रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि पहले बोर्ड पे लिखता था तो बच्चों को नज़र कुछ आता था, लिखते कुछ थे, याद कुछ करते थे, तो इसलिए वो फार्मूले मैंने ही लिख दिए और आपको उसके नोट्स ही दूंगा। नहीं, आप उसके नोट्स ही लेंगे, तो वो आप कॉपी से लेते आइएगा अगली क्लास में। चलो कह देना, आपका काम कहना है, आप कह देना। वेरिएंस एनालिसिस के अगली क्लास में नोट्स लेते आइएगा, और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने प्लेस किए हुए हैं उसके। अगली क्लास में वो चाहिए, मैंने उससे फार्मूले बताने हैं, तो अभी इसके बाद ही ले लीजिएगा वेरिएंस के नोट्स कॉपी से। बल्कि मैं अभी ये डिस्कस करके मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ। वेरिएबल एफओएच और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डन। डायरेक्ट मटेरियल बताता हूँ। मैंने पॉइंट 4 और 5 कर लिया डिस्कस, पॉइंट नंबर 3 बताने लगा हूँ और 2। अभी इस वक्त 1 यूनिट बनाने में 5 किलो मटेरियल लगता है। अगले साल हमारा प्लान ये है कि वो जो 60 रुपए किलो मिलता था, एक तो वो 4% महंगा हो जाना है, लेकिन ये जो मटेरियल हम खरीद के लाते थे ये इतना अच्छा था नहीं। अच्छा, कभी फल सब्जी खरीदे हो अगर और घर लाके फिर डांट भी खाई हो, है ना, तो वो जो डांट पड़ी होगी वो इस बात पे डांट पड़ी कि सही नहीं, खराब चीजें ले आए। अच्छा महंगा तो एक किलो अलग मसला है, लेकिन खराब चीजें लाने पे भी डांट पड़ गई। अब वो जो 1 किलो सब्जी खरीदी उसमें जो खराब दाने निकाल दें तो शायद पीछे 800 ग्राम ही बच गई हो, तो वो जो 200 ग्राम जाया हो गए, तो हमें कॉस्ट पड़ी 1 किलो की, लेकिन इस्तेमाल के काबिल बस 800 है। यानी मटेरियल खरीद के लाने वाले की नाअहली की वजह से मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। शायद आपको कभी इस बात का एक्सपीरियंस हुआ हो शायद कि कुछ दुकानदार होते हैं वो सब्जी मंडी से ना चुन के ही सब्जी अच्छी से फल लेके आते हैं। अब वो जब चुन के ही अच्छे दाने लाए होंगे तो रेट भी ज्यादा लगाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ज्यादा रेट इसलिए लगा रहे होंगे क्योंकि अगर सारे दाने ही वो सारे पीस ठीक लाए हुए हैं तो उनको वो पूरे के पूरे ही पैसे लेगा। इसी तरह से हम जो मटेरियल खरीद के लाते थे वो खराब दाने बीच में आ जाते थे। हमने कंसल्टेंट हायर किया जो हमें सब्जी मंडी से सब्जी ला के देगा, वो चूंकि एक्सपर्ट होगा तो वो जो मटेरियल खरीद के ला के देगा वो अच्छे ही पीस चुन के लाएगा, तो वो जो मटेरियल लगता था या कह लें कि ज़ाया होता था अब उतना ज़ाया नहीं होगा, लेकिन इस सर्विस के लिए वो हमसे 2 रुपए पर किलो लेगा। अब ये हमारे लिए ऐसा ही है कि जो चीज़ हम 60 रुपए किलो खरीदा करते थे अब वो 62 रुपए किलो मिलेगी। 2 रुपए पर किलो वो ऐड कर रहा है बस इसके अंदर, तो हमें वो चीज़ जो 60 की मिलती थी अब वो 62 की मिल जाएगी। तो हमारे लिए अब नई मटेरियल कॉस्ट 60 + 2 हो जाएगी। इनफैक्ट 60 नहीं, 60 महंगा और फिर 2 रुपए और ऐड, तो ये अब हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। तो 60 महंगा किया प्लस 2 रुपए, ये हमें अब 1 किलो मिलेगा, लेकिन अब 5 किलो नहीं लगेंगे क्योंकि ये अच्छा क्वालिटी का मटेरियल होगा। तो जितना मटेरियल लगता था
5% कम लगेगा, तो जो 5 किलो लगता था उसकी जगह 5 किलो इंटू 0.95 लगेगा। ये भी कल कर लिया हुआ था काम। ये मटेरियल की अब नई कॉस्ट पर यूनिट होगी। अगर किया था, सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, तो ये चीज डिस्कस्ड। कोई एतराज, परेशानी, सवाल, कोई बुरा लगाओ किसी को है? यहां पर क्यों ऐड किया ये रिवाइज कर दो आपको। ये इस पे एतराज है कि 2 इसमें क्यों ऐड किया, या 2 रुपए वाली बात समझ नहीं आई? अच्छा, क्या करना चाहिए था आपको? क्या लगता है क्या करना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 2 रुपए का आपको क्या लगता है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए था? उसमें 2 रुपए ऐड करें। 5 kg इंटू 0.95, ठीक है। 60 रुपए इंटू 1.04। ये 60 रुपए क्या है? रुपीज पर केजी। ये है 5 kg। जब आपने इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या चीज बन गई? रुपीस पर यूनिट। तो उस रुपीस पर यूनिट में 2 रुपीस पर केजी ऐड हो सकता है? नहीं। तो वो आपको इसी के अंदर अंदर ऐड करने पड़ेंगे। इसमें ऐड करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो रुपीस पर केजी होगा। उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप अभी तक इन चीजों को लिफ्ट नहीं ना करा रहे कि रुपीस पर केजी है, कि केजी पर रुपीस है, कि रुपीस पर यूनिट है, कि रुपीस पर आर है, कि आर पर यूनिट है, तो आगे कॉस्ट में ये चीजें बार बार होनी है। ये बस अभी यहां से गुजर जाएंगे तो जान बच जाएगी, नहीं आगे सब जगह ये बार बार काम होना है। क्योंकि उसने बताई ही फिगर 2011 के हवाले से। देखिए 2010 में 60 रुपए रेट था, 11 में 4% महंगा होगा। अब ये सारी चीजें 2011 के कॉन्टेक्स्ट में बताई जा रही हैं। 2011 के कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है 2 रुपए दूंगा पैसे, तो वो ऑलरेडी 2 रुपए 11 ही के हिसाब से। पर यूनिट कॉस्ट यहां तक ओके। फिक्स निकालते हैं। अगर सिर्फ इतना भी कहा होता, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% बस ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो हम इसको 1.08 कर देते। नहीं, ये पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको चेंज करके हम यहां नहीं पहुंच सकते। हमें टोटल के रास्ते ही चलना पड़ेगा। अब वो टोटल के रास्ते ये है कि 10 में 6 मिलियन था, वो 8% महंगा होगा। फिर एक और फिक्स कॉस्ट आएगी। ये कौन सी वाली है? वो जो ट्रेनिंग कंसल्टेंट को पैसे देने थे। अच्छा, जिनको लगता है कि ये तो लेबर कॉस्ट थी, तो क्या ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? पर यूनिट चीज ही नहीं है। तो जब ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट लेबर है, और इसकी वर्डिंग बता रही है कि ये एक फिक्स्ड खर्चा है, इसलिए ये फिक्स्ड एफओएच में आ रहा है। ये बन गया बजटेड फिक्स्ड एफओएच 2011 के। हमें चाहिए फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट, तो डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो यहां से निकाल ली। ओपनिंग फिनिश गुड्स कहां से आए? ओपनिंग फिनिश गुड्स यहां से आए कि कंपनी हैज अ पॉलिसी कि जितनी सेल्स होती हैं उसके 5% के बराबर क्लोजिंग स्टॉक होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी सेल्स होती हैं उनमें से 5% क्लोजिंग होता है, वो तो सेल हो गई ना। जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर होती है वो सेल्स की फिगर के 5% के बराबर है। तो 2010 की सेल्स कितनी? 2010 में इतनी थी, तो 2010 का क्लोजिंग कितना था? इसका 5%। अब वो जो 2010 का क्लोजिंग था वो 11 का ओपनिंग है। 2011 में ये सेल्स होंगी, तो फिर 2011 का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? इस 21,000 का 5% होता। लेकिन आइंदा से हम पॉलिसी अपनी चेंज करने लगे हैं कि जितनी सेल हुआ करेगी उसके 10% के बराबर स्टॉक में रखा हुआ करेगा। तो 2011 का क्लोजिंग स्टॉक होगा 2011 की सेल्स के 10% के बराबर। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स पता, सेल्स पता, क्लोजिंग फिनिश गुड्स पता, प्रोडक्शन निकल आएंगे। है जी?
ये जो इस वक्त हम सारा काम कर रहे हैं ये 2011 का बजटेड काम ही हो रहा है ना, तो ये बजटेड प्रोडक्शन है। अच्छा, जिसको लग रहा है कि ये तो सारे प्लस करें तो ये नहीं बनता, ऐसा तो नहीं कोई। ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सेल, ये है 21, ये है 2100, ये है 950। ये बजटेड प्रोडक्शन आ गई। तो फिक्स्ड OAR के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दी, ये फिक्स्ड OAR पर यूनिट आ गया। और बस इन फिगर्स को यूज कर लिया हम करना चाहें। ये सवाल वाला क्या था? अच्छा, मशीन आवर्स पे करना चाहें तो मशीन आवर्स तो उसने दोबारा नहीं बताया ना, बस यही कहा था कि 3 घंटे लगते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं बताई, तो अब भी 3 घंटे ही लगने होंगे। अगर अब भी 3 घंटे ही लगने होंगे तो 22,100 क्या है, 22,150, इस पे कितने घंटे लगने होंगे? डबल 6। अब आप ऐसा करें कि 6 क्या थी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, 6780, इसको कर लें इससे डिवाइड, आंसर क्या होगा? फिक्स्ड OAR पर आर, लेकिन हमें तो पर यूनिट करना है तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसलिए मैंने डिवाइड ही बजटेड प्रोडक्शन से कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए ही बजटेड OAR पर यूनिट, इसलिए मैंने डिवाइड ही यूनिट से करके। बस ये वर्किंग्स ही हैं जो समझानी थी। अब इन फिगर्स को सिंपली यहां यूज किया हुआ है। एब्जॉर्प्शन है तो ये रेट्स यूज हुए, ओपनिंग पे ये, COGM पे ये, क्लोजिंग पे ये। मार्जिनल था तो ओपनिंग पे ये, COGM और क्लोजिंग पे ये। और इसमें सवाल कोई पूछना है लोगों से? जी हाँ, कल थे क्लास में। ये सवाल बजटिंग में कवर किया जा सकता है कि तो बजटिंग का सवाल है, हो सकता है, लेकिन अगर ये सवाल पेपर में आ जाए ना तो हम उस पर ये नहीं कह सकते कि बजटिंग का सवाल पेपर में क्यों आया। रिक्वायर्ड क्या है? मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। नहीं, सारा डाटा बजटिंग का है तो क्या, हमने तो कैलकुलेशंस करनी है ना। देखें, बजटिंग चैप्टर बुक सिलेबस में से निकला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सवालों के अंदर कोई फ्यूचर की फिगर नहीं दी हो सकती। बजटिंग चैप्टर के जो सवाल आया करते थे, कैश बजट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, वो नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो अगले साल की गिवन हो सकती है। अब ये बजटिंग का सवाल ना होता, वैसे ही आपसे पूछते बताएं अगले साल की फिगर्स क्या है, या 2009 की फिगर्स होती, 2010 में ये फिगर्स इस तरीके से बताई होती, गुजर गया होता 2010, और एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा जाता, फिर भी ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ती ना। तो इसलिए ये बजटिंग का सवाल कह के नहीं रिजेक्ट कर सकते इसको। और पूछे भी इसमें जो पूछना है? चल, कुछ नहीं पूछना। बजटिंग के लिए ये, यानी बजटिंग स्टाइल के हिसाब से ये काफी था। अब बताता हूं कि अगर प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो जाए। जी जी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स पे क्या रेट लगाया? इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग फिनिश गुड्स पे क्या रेट लगाया? जो COGM पे लगाया, तो ये FIFO है तो ऐसा किया ना। तो फिर ओपनिंग की अमाउंट और COGM की अमाउंट मिला के एक एवरेज रेट निकालते। मैंने एवरेज का भी एक सवाल दिखाया था ना करके एक करके, कि ओपनिंग की अमाउंट और COGM की अमाउंट से एक एवरेज रेट निकलेगा, फिर ये करते। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन अगर मिक्स हो जाए प्रोसेस के साथ, कल मैंने हेडिंग ये दी थी कि हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का ही सवाल पढ़ें, लेकिन हो वो सवाल प्रोसेस के स्टाइल के साथ, तो कैसे हैंडल करना है, और उससे पहले एक बार बजटिंग की थी तो कैसे हैंडल करना है। बजटिंग के बारे में आपको 2 टिप्स बता दी थी। एक ये कहा था कि सारा कुछ वैसे ही होगा, बस जहां जहां एक्चुअल लिखा करते थे वहां बजटेड आ जाएगा, और दूसरी बात ये की थी कि अंडर ओवर अप्लाइड होगा या नहीं होगा, ये बात की थी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर सवाल हो ऑफिशियली मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का ही, लेकिन डेटा सारा प्रोसेस की शक्ल का दिया होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस,
फिर हम कैसे चलेंगे ये सिखाने लगा। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल को चलाना शुरू करते हैं। क्या क्या वर्किंग करते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं और अंडर ओवर अप्लाइड निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उन वर्किंग्स को यूज करके इनकम स्टेटमेंट की फेस पे क्या होता है, सेल्स आ गई, ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स करके हो जाएगा तो जो जो फर्क पड़ेंगे वो बता रहा हूं। एक तो फर्क ये पड़ेगा कि अब आप दोनों क्वांटिटी स्केड्यूल्स बनाएंगे। दोनों यानी वो जो प्रोसेस वाला होता था, वो जो प्रोसेस वाला वर्क इन प्रोसेस के लिए होता था ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इनपुट, और दूसरा फिनिश गुड्स वाला। ये जो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा था ये वो वाला है, ये भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स कर रहा है तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, फिर ये सब बता रहा होगा। तो उसका भी हिसाब किताब पूरा करने के लिए जो क्वांटिटी स्केड्यूल वहां पढ़ा था वो भी बनेगा, और जो इस चैप्टर में पढ़ा है ये भी बनेगा। इस चैप्टर में क्या बनाते होते हैं? ओपनिंग फिनिश नहीं, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और सेल। ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अब शायद गिवन ना हो सकता है हो, लेकिन अगर इस टॉपिक से रिलेट करें तो वो जो यहां पर आउटपुट के यूनिट्स होते थे वो यही प्रोडक्शन के यूनिट्स होंगे। देखिए प्रोसेस से जो आउट हो रहा है, अगर वो फिनिश गुड है तो वो जो आउटपुट है वही यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, तो ये इनमें कॉमन लिंक है। इसलिए आपको सवाल में ये तो यूनिट्स की मूवमेंट बनानी ही बनानी है, ये भी बनानी पड़ेगी जैसे पहले सीखा है। एक ये बात है प्रोसेस कॉस्टिंग की। दूसरी बात कि अब सी और जीएम जब हम निकाल रहे होंगे, इस चैप्टर में हम सी और जीएम निकालना करते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में ये निकालना कैसे सीखा था? ये अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमने इनकम स्टेटमेंट के फेस पे लिखनी होती है, वो अब आप वर्किंग में ये कैलकुलेट कर रहे होंगे। जो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हैं तो वो सीओजीएम होती है। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवालों में जो हम फेस के ऊपर सीओजीएम के अंदर ब्रैकेट में काम कर रहे थे, अब वो वर्किंग में ये होगा। जी यहां तक नोटेड। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती थी। अब फर्क ये पड़ेगा, इसी से आगे चल रहा हूं। अब आप जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवालों में भी हम ये निकाल रहे होते हैं ना, और इसको हम किस शक्ल में लिख रहे होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, उसका सब टोटल करते हैं, फिर अलग से फिक्स्ड की लाइन लिख के फिर टोटल करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा नहीं करते थे। प्रोसेस कॉस्टिंग में तो हम बस कन्वर्जन ले लेते थे। चलो कन्वर्जन भी तो लेबर और एफओएच होता है, लेकिन अब हम सिर्फ कन्वर्जन से काम नहीं चला सकेंगे। अब हमें प्रोसेस कॉस्टिंग वाली कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए कन्वर्जन को दो तोड़ने पड़ेंगे, यानी कॉस्ट पर यूनिट अब हम दो हिस्सों में कैलकुलेट करेंगे। एक हम करेंगे जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे, पहले तो प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन की तरह करेंगे, लेकिन इसमें अब फर्क ये करेंगे कि मटेरियल का कॉलम और आप कन्वर्जन का एक कॉलम नहीं, दो अलग अलग कॉलम बनाएंगे। कैसे? कन्वर्जन वेरिएबल अलग, फिक्स अलग, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग वाला ही सारा काम है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट पहले हम दो कॉलम्स में कर लेते थे,
अब वो 3 कॉलम में होगी। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि अब हमें फर्क करना पड़ेगा कि मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन का सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे थे आप। जब एक बार हम ये फिगर्स निकाल लेंगे, जब एक बार ये फिगर्स निकाल ली, कॉस्ट पर यूनिट इस तरह निकाल ली, तो चाहे ब्रैकेट में ही, लेकिन आई सजेस्ट कि आप फिर से कॉस्ट पर यूनिट को रीअरेंज करें। ये कर ली कैलकुलेट। अब इसको रीअरेंज करें जैसे हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में करते होते हैं। कैसे? मटेरियल लिखें, ये कन्वर्जन लिखें वेरिएबल वाली, ये, और इसका सब टोटल कर दें ताकि मार्जिनल में यूज कर सकें। फिर लिखें ये, और फिर इसका टोटल कर दें ताकि क्या कर सकें, इसको एब्जॉर्प्शन में यूज कर सकें। लेकिन ये शक्ल मैं इसकी आपसे बनवा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सके कि हाँ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में ऐसे करते होते हैं, वरना ये 3 फिगर यहाँ लिखी तो नहीं है। कल थे क्लास में नहीं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ना, मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल हो तो मुझे 2 ही टॉपिक्स लग रहे हैं जिनसे ये मिक्स हो सकता है। एक मैंने बजटिंग बताया था, एक प्रोसेस बताया था। वेरिएंस में भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वो प्रॉपर वेरिएंस का सवाल होता है, तो वो वेरिएंस में कराऊंगा। इसी तरह से मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का वर्ड आगे हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग और इस तरह की चीजें पढ़नी है, उनमें भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर उन्हीं टॉपिक्स के सवाल होंगे। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के स्टाइल के क्वेश्चंस ये 2 ही मुझे लगे कि मिक्स हो सकते हैं। ये जो भी मज़ाहिर किया है, ये मैंने लिखाया था सवाल, मुज़ाहिर पाकिस्तान वाला सवाल ही डिस्कस किया अभी। नहीं, तो आप तक पहुंचा कैसे है क्वेश्चन, ये पहले ये बताएं। तो सवाल कहां से देखा आपने? सवाल किसी पास पेपर से देखा होगा ना। तो पहले जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे वो, और फिर इसको इस शक्ल में ले आए ताकि आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल करने में हेल्प मिल जाए। अदरवाइज यही फिगर मैंने यहीं से देख के लिखी। तो एक अब ये काम होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट हम प्रोसेस कॉस्टिंग में भी करते रहे हैं और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी करते हैं। ये मैंने दोनों को मर्ज कर दिया कि पहले प्रोसेस कॉस्टिंग वाला कर लें, फिर उसको इस शक्ल में ले आए। क्वांटिटी स्केड्यूल हम दोनों में करते रहे हैं, तो दोनों बनाने पड़ेंगे। COGM लिखते हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में, इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके। अब वो ब्रैकेट वाला सॉल्व नहीं होना, अब वो इस तरीके से होना। अच्छा, जब हम मार्जिनल वाला सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने के लिए, और जब एब्जॉर्प्शन वाला सवाल कर रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए ये देख लेगा। और लास्ट चीज, अब जब आप रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो रिकंसिलिएशन अभी तक क्या सीखा है? इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं फिक्स्ड FOH जो शामिल है किसमें, ओपनिंग स्टॉक में, है ना, और लेस कर लेते हैं फिक्स्ड FOH जो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है, तो बराबर आ जाता है मार्जिनल के प्रॉफिट के। ये सीखा है अब तक। लेकिन अगर प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो गया तो बताएं आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो सब हो गया पर यूनिट कॉस्ट निकालने में। जस्ट है यहीं से ही कहीं जवाब जो मैंने सामने लिख दिया अंग्रेजी आपको, यहीं से ही कुछ ना कुछ हिंट दे रहा हूं आपको। मैंने कहा कि प्रोसेस मिक्स हो गया है अब, तो बताएं इस पे क्या फर्क डालूं, क्या करूं? हाँ जी, अब वर्क इन प्रोसेस की भी एक इन्वेंटरी हुआ करेगी। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस,
तो वो भी इन्वेंट्री ही होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स होने से अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एक इन्वेंट्री होगी, उसमें भी फिक्स्ड ओवरहेड घुसे होंगे। तो अब रिकंसिलिएशन में फर्क यह पड़ जाएगा कि ना सिर्फ फिनिश गुड्स में एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का फर्क लेना होगा, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री में भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का फर्क लेना होगा। अब ये हो जाएगी रिकंसिलिएशन। जी इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स का नहीं रिकंसिलिएशन बनाते, तो जब हाँ इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ फिनिश गुड्स है तो फिर हाँ जी, एक सवाल है कि हम तो इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स का फर्क ले रहे होते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे तो नहीं आ रहा होता वर्क इन प्रोसेस। तो उसका जवाब एक तो ये है कि फिर भी करना तो ऐसे ही है, लेकिन दूसरा जवाब ये है कि हमें इनकम स्टेटमेंट में बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इसका इम्पैक्ट होता है। तो जो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर लिखी हुई है उसमें इनके इम्पैक्ट्स मौजूद है, इसलिए इनको भी शामिल करेंगे तो रिकंसाइल होगा। अब अभी तक किसी पास पेपर में इतना जामिया सवाल तो नहीं है, तो मैंने फिर एक सवाल बनाया जिसमें वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स सब डाल दिए, तो वो आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया है मास्टर क्वेश्चन कह के मैंने शेयर किया है। उसमें मैंने वर्क इन प्रोसेस भी डाल दिए, फिनिश गुड्स भी डाल दिए। अभी तक ये वर्क इन प्रोसेस के हिसाब से तो रिकंसिलिएशन, इनफैक्ट वर्क इन प्रोसेस था एक सवाल में, लेकिन रिकंसिलिएशन नहीं मांगी हुई थी इसमें, तो मैंने फिर रिकंसिलिएशन की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल बना के आपसे शेयर किया है ग्रुप में। बजाय इसके खुद लिखवाता तो मैंने कहा उसमें टाइम लग जाएगा, तो जब बना ही रहा था तो फिर आपको सवाल भी लिख के ही दे दिया। उसमें कोर्स में आपके रखा हुआ है मैंने मास्टर क्वेश्चन के मास्टर क्वेश्चन मिक्स्ड विद प्रोसेस कॉस्टिंग, और आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया है। तो पहले पेज पे सवाल है और आगे मैंने फिर उसको सॉल्व किया हुआ है। तो जो करना चाहें बहुत अच्छी बात है, खुद सॉल्व करना, और जो बिजी लोग हों और भी काम होते हैं ज़िंदगी के अंदर, है ना, तो वो फिर कम अज़ कम उसका सोल्यूशन और क्वेश्चन देख के समझ ही लें कम अज़ कम। वैसे तो सॉल्व ही करें, हैं जी, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जैसे होमवर्क डिस्कस करता हूँ वैसे करूँगा। तो वो क्वेश्चन आपके ग्रुप में मैंने अभी कर दिया था शेयर थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसके लिए पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन वो जो मैंने खुद बनाया हुआ है, जब ये कर लेंगे और अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, फिर एक पास पेपर वाला सवाल होमवर्क दूंगा, ठीक है जी। मंडे ट्यूसडे जब भी जो भी अगली क्लास है, प्रोसेस कॉस्टिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ मिक्स हो तो ये है। तो इसके लिए पहले वो आप सवाल मास्टर क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो करिएगा। जब ये सारी रिकंसिलिएशन वगैरह की बात समझ आ जाए, होमवर्क है तो होमवर्क डिस्कस करूंगा मैं, वो फिर पास पेपर का सवाल दूंगा होमवर्क। ये एक बार सैर करा दें बोर्ड की। जी फिनिश गुड्स की बेसिस पे सवाल है तो हाँ नहीं, इससे पहले जो सवाल कर रहे थे उनमें अगर हाँ असल में उसमें डेटा ऐसा था ही नहीं कि आप इस तर्ज पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हैं। आपने पूछा है जो उससे पहले सवाल किए थे, था तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही, जैसे अभी मज़ाहिर वाला था। हाँ, उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स अब हम जिस तरीके से निकालेंगे, अब जैसे निकालेंगे, अब हमने उसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को किया होगा यूज़।
लेकिन उन सवालों के अंदर इस तर्ज पे नहीं निकाला होता था, डायरेक्टली यूनिट्स प्रोड्यूस को पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया होता था, तो वो वर्क इन प्रोसेस वाला फर्क आएगा नहीं बीच में, इसलिए उस चैप्टर में उस सवाल में फर्क नहीं आया था। जब आप ये सवाल कराएंगे ना, मैं इसको जब डिस्कस करूंगा फिर ये सवाल दोबारा कर लेना, क्योंकि हमने ना कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जब निकाली होगी तो वो वर्क इन प्रोसेस को इस्तेमाल करके निकाली होगी, इसलिए हमारे आंसर में वो फर्क मौजूद होगा। ये नोटेड मिटा दूं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में एक ये है सवाल जो होमवर्क दिया है, और एक बस आपको और होमवर्क दूंगा। हाँ जी, ये मंडे वाली क्लास का होमवर्क है। आज की क्लास का मैं आपको कोई 1:30 बजे तक कंफर्म करूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नया टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें फार्मूले हैं काफी ज्यादा। जो मैं ही आपको बोर्ड पे 100 दफा लिख के दिखाऊंगा तो आपको याद होंगे ना। नहीं, ऐसे ना करें, बताएं कर लेते हैं, कर लें, चलें कर लेते हैं। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये स्प्रिंग 23 वाला सेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑटम 22 में देने पेपर याद फिर नहीं हो सकेगा, फिर आपको याद करने पड़ेंगे। तो वो फार्मूले आपने याद करने हैं, और मैं आपको इस चैप्टर की मुश्किलें बता रहा हूँ। इस चैप्टर में जो आप में से कोई आपके कुछ सीनियर को दोस्त यार जो मशवरे तो देते ही हैं कौन सा चैप्टर मुश्किल है कौन सा आसान है, तो वेरिएंस के बारे में उम्मीद तौर पे बुजुर्गों ने इसको मुश्किल कहा होता है। कुछ बुजुर्ग क्लास में भी मौजूद हैं, लेकिन जो आपको बुजुर्गों ने कहा होता है वो यही कहा होगा कि ये चैप्टर मुश्किल है, तो उसमें आपको मजीद मुश्किलों में इजाफा कर देगा अगर फार्मूले याद नहीं करेंगे। तो फार्मूले याद कर लें, वो आपने ही करने हैं, समझाऊंगा जरूर, लेकिन फार्मूले तो बेटा आपने याद करने हैं। फिर जब फार्मूले याद कर चुके होंगे ना, फिर सवालों की मुश्किल उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी जो बन जाती, तो फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे। ये टॉपिक तो एक ही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लेकिन उसको आईकैप की बुक के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इसको 2 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से है जो चैप्टर 11 है, और एक वेरिएंस एनालिसिस के नाम से है जो चैप्टर 12 है। जी मैं भी कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको एक ही टॉपिक के तौर पे ही पढ़ाऊंगा। उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह लें, वेरिएंस एनालिसिस कह लें, मैं इसको नॉर्मली वेरिएंस एनालिसिस ही कह रहा होता हूँ, लेकिन अगर अलग अलग करें तो ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। इसमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स बताए मैं, जो मैं भी बताने लगा हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीज भी है जो याद करनी है। मेन न्यूमेरिकल यहाँ है, ओवरऑल टॉपिक ये एक ही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस, लेकिन चैप्टर्स के हिसाब से 2 बांटे हुए हैं। पहले मैं करता हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें बात। अच्छा, इस सारे काम को ना ओवरऑल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही कहते हैं। तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी ओवरऑल कह लेते हैं, टोटल ओवरऑल वेरिएंस एनालिसिस भी कह लेते हैं, लेकिन आईकैप की बुक के हिसाब से फिर मैंने 2 चैप्टर बताए। ओवरऑल टॉपिक एक ही है। तो पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 11 चैप्टर के अंदर क्या कहा है उस पर करते हैं बात। जिन बिजनेसेस ने तकरीबन एक जैसा ही काम बार बार करना होता है, तो वो बिजनेसेस उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट है और उन्होंने जो खाना बेचना है, अब उस खाने का एक फ्लेवर, एक टेस्ट वो बार बार अपने कुक पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर उनको वो मशहूर करना है तो वो टेस्ट कंटिन्यू रहेगा तो मशहूर होगा। अच्छा, अब जब वो टेस्ट कंटिन्यू रखना है तो वो कुक मर गया तो क्या करें? तो वो बिजनेस क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड रेसिपी बना लेगा कि इसमें इतना इतना मसाला डलना है और उसके लिए कोई ना कोई कुछ ना किसी चीज के स्टैंडर्ड के इतने टाइम तक कुक होना है, ये चीज फलाने लेवल पे जाके ऐड करनी है, फिर ये चीज इतनी ऐड करनी है। इसी तरीके से कॉलेज ने जब एक कोर्स बार बार पढ़ाना होता है
तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इस टॉपिक पे तकरीबन कितने घंटे, आल्दो कि वो पूरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैंने बस वन वे पढ़ा नहीं देना है, आप लोगों की परफॉर्मेंस उसके मुताबिक उन चीज़ों को चेंज करती है। लेकिन अगर सामने से क्वेश्चन ना हो तो फिर एक स्टैंडर्ड सेट करके बस थ्रो ही करना है ना, तो स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। तो वो बिजनेसेस जिन्होंने एक ही जैसा काम बार बार करना होता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए जाते हैं। ना सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बल्कि कॉस्ट मेंटेन करने के लिए भी। जैसे एक यूनिट अगर वर्कर ने 3 घंटे में बनाया तो उस यूनिट को बनाने में 3 घंटे की लेबर कॉस्ट पड़ी। अगली बार अगर वो 7 घंटे में बना देगा तो भाई तो कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। एक दफा एक यूनिट बनाने में 2.5 किलो मटेरियल लगा, अगली दफा 4.5 किलो लग जाएगा तो हमारी तो कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। 2.5 किलो की बजाय अगली दफा 0.25 किलो लग जाएगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो वो बिजनेसेस जो एक ही प्रोडक्ट बार बार बनाते रहेंगे, वो बेटर कंट्रोल के लिए, वो क्वालिटी कंट्रोल भी हो सकता है, कॉस्ट कंट्रोल भी हो सकता है, स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं। ये कहानी अगर लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, ना लिखना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। दोबारा बता दें, बिजनेसेस जो एक ही जैसे प्रोडक्ट्स बार बार रिपीटेटिव बेसिस पे बना रहे होते हैं, तो उनको क्वालिटी और कॉस्ट मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ते हैं और फिर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाना पड़ता है टीम को, वरना तो डिपेंडेंट हो जाएंगे ना वर्कर्स पे। एक वर्कर अच्छा था, अब अगली बार नहीं है अच्छा, तो फिर तो वो चीज़ ही नहीं बना सकेगा। तो इसलिए क्वालिटी भी और कॉस्ट भी, इसको कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। जी मैं ये बात बताने लगा हूँ। हाँ जी, यहाँ तक नोटेड। अगली बात ये लिख लें कि हमने चूंकि कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी स्टैंडर्ड बनाना है। मैं भी ये लिख के देता हूँ कार्ड आपको, वैसे ज़बानी बता रहा हूँ। जैसे स्टैंडर्ड में ये लिख लिया होगा कि 1 यूनिट बनाने के लिए 7 किलो मटेरियल ही लगेगा और वो मटेरियल भी वो 70 रुपये किलो वाला, ताकि जब वर्कर्स मार्केट में जाएँ मटेरियल खरीदने तो उनको पता हो। जैसे आपको अगर अम्मी भेजनी है चावल लेने के लिए तो साथ ये बताएं कि 150 रुपये किलो वाला लाना है ना। तो जब स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा होगा कि 7 किलो लगना है और 70 रुपये किलो वाला, तो अब 10 साल तक वो 70 रुपये किलो तो नहीं देगा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये पीरियडिकली रिवाइज होते हैं और नॉर्मली ये 1 साल के हिसाब से सेट हो रहा होता है। स्टैंडर्ड्स रिवाइज भी होते रहते हैं पीरियडिकली, और अगर हम क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो 1 साल के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। ये इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आएगी बात कि इसमें और बजट में क्या फ़र्क है। स्टैंडर्ड पीरियडिकली रिवाइज होता है और नॉर्मली वो 1 साल के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है।
स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, जो कि बाय डिफॉल्ट एक पर यूनिट कॉन्सेप्ट है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक यूनिट कितने रुपए कॉस्ट करना चाहिए, ये हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। ये साल गुजरने के बाद उस साल के लिए सेट हो रहा हो है नहीं, साल के शुरू में। तो स्टैंडर्ड जो है वो पीरियडिकली रिवाइज होते रहते हैं और नॉर्मली एक साल के लिए अगर होगा तो उसके साल के शुरू में ही होगा। ये जो मैं इस वक्त यहाँ डिटेल लिख रहा हूँ, ये कोई ऐसी पक्की बात नहीं है कि जी फॉर्मेट में एक लाइन इधर से इधर नहीं हो सकती। ये नॉर्मल सा फॉर्मेट है स्टैंडर्ड कार्ड का, इसमें सारी डिटेल मौजूद होती है। इन शॉर्ट ये कि इसमें डिटेल मौजूद होती है। जैसे एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने स्टैंडर्ड रखा है कि और इसको मैं टोटल, हाँ चलो टोटल कह देते हैं। टोटल से मुराद है एक यूनिट बनाने के लिए टोटल। जैसे हमने स्टैंडर्ड रखा कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए एक तो मटेरियल ए लगा करेगा और इसके लगेंगे 3 kg और ये 60 रुपए पर केजी मिलेगा। तो एक यूनिट बनाने के लिए 180 रुपए का मटेरियल ए लग रहा होगा। इस चैप्टर में हमें ये जरूरी रखना होगा फर्क कि हम 180 की बात कर रहे हैं कि 60 की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में केयरफुली देखना होगा। जो मटेरियल लगेगा ये उसकी क्वांटिटी, ये इसका रेट, और फिर मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट का एक यूनिट इतने रुपए मटेरियल ए खाएगा। इसी तरह एक मटेरियल सी लगा करेगा, ये लगा करेगा 5 किलो और ये मिलेगा 100 रुपए का। तो एक यूनिट बनाने के लिए 500 रुपए का मटेरियल सी लगेगा। फिर एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के 6 आवर्स चाहिए होंगे। इसके लिए जो हमें बंदा चाहिए, अच्छा ये भी ना मैंने अभी लिखा एक है, ये भी 2-3 हो सकते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, वो भी ऐसे हो सकता है ब्रेकअप। हमें इस यूनिट को बनाने के लिए जो वर्कर चाहिए होगा उससे 6 घंटे काम लेंगे एक यूनिट बनाने के लिए, और 200 रुपए पर आवर वाला बंदा काफी है इसके लिए। उसका वेज रेट 200 पर आवर होगा। तो हमें एक यूनिट उस बंदे से बनवाने के लिए 1200 रुपए की लेबर कॉस्ट पड़ेगी। एक यूनिट बनाने के लिए ओवरहेड्स भी लगेंगे। ये ओवरहेड्स लेबर से भी लिंक्ड हो सकते हैं। अच्छा, ओवरहेड्स हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसको नॉर्मली 6 चीज़ों से रिलेट किया जाता है। या वो लेबर आवर्स से लिंक्ड होते हैं, मशीन आवर्स, यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। ये 6 चीज़ें थी। इस चैप्टर में नॉर्मली वो लेबर आवर्स और मशीन आवर्स से ही लिंक मिलेंगे आपको। तो मैं मिसाल ले रहा हूँ कि हमने स्टैंडर्ड ये बनाया कि यूनिट बनाने के लिए 3 मशीन आवर्स लगा करेंगे और मशीन 1 घंटा चलेगी तो इतने रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे। तो एक यूनिट बनाने के लिए 360 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स आया करेंगे। ये मतलब है स्टैंडर्ड कार्ड पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन का। फिर अगर 3 घंटे मशीन चलेगी तो फिक्स्ड ओवरहेड भी आने हैं। ये कब बन रहा है? साल के शुरू में। जब 1 घंटा मशीन चलेगी तो 70 रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड्स आया करेंगे। तो एक यूनिट हमें कॉस्ट किया करेगा ये एक मिसाल है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की।
देखें, हमने स्टैंडर्ड साल के शुरू में सेट कर लिया, अब उस साल गुजरने के दौरान क्या हो रहा है वो हो रहा है। हम तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या सेट किया? स्टैंडर्ड तो यही था ना। अब जो दरमियान में हो गया एक्चुअली वो हम लोग वेरिएंस एनालिसिस में यही पढ़ेंगे कि सोचा क्या था और हुआ क्या। ये स्टैंडर्ड है जो साल के शुरू में सेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, ये वही है जो बचपन से आप अब तक इसको OAR समझते हैं। ये OAR है क्योंकि हम साल के शुरू में बना रहे हैं, तो एक यूनिट बनेगा तो इतने वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, एक यूनिट बनेगा तो इतने फिक्स्ड ओवरहेड लगेंगे, या एक आर चलेगी मशीन तो इतने ओवरहेड लगेंगे, एक आर मशीन चलेगी, तो ये OAR है। स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ये जो वेरिएबल और फिक्स की लाइन लिखी हुई है ये असल में OAR लिखा हुआ है। कौन सी मिसाल ली थी? डायरेक्ट मटेरियल उस बर्गर के अंदर जो मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर जो वर्कर बर्गर बना रहा है उसकी कॉस्ट, उसके अलावा गैस का खर्चा, बिजली का खर्चा, तो ये मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, लेकिन वेरिएबल है। बता दी ना, मिसाल दे दी। हाँ, वेरिएबल खर्चा है ना। ये नोटेड। इसके नीचे एक नोट लिख लें, इसके नीचे एक नोट लिख लीजिए। कार्ड बना लिया ना, अब एक नोट लिख लीजिएगा कि अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता हो तो उसके स्टैंडर्ड कार्ड में ये लाइन नहीं आएगी। ये मैंने मिसाल बनाई है एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करने वाले बिजनेस की। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता होगा तो उसके स्टैंडर्ड कार्ड में ये फिक्स वाली लाइन नहीं आ रही होगी। चलें जी, बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।